नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बेगूसराय से एक बड़ी खबर आज सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें आपको, ऑटो और कार की जोरदार टक्कर हुई है। ऑटो सवार 5 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि FCI थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। रतन चौक पर आज सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है। ऑटो सवार 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बेगूसराय से ये बड़ी खबर है। FCI थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। रतन चौक पर आज सुबह सुबह ही ये हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत की खबर है। राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए एक बड़ा सड़क हादसा, इस वक्त फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, ये बड़ा सड़क हादसा तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि 5 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक व्यक्ति उसमें और हो सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है। फिलहाल 5 की पुष्टि हो चुकी है और जो बताया जा रहा है, जो ये ऑटो और ये कार जो थी, दोनों विपरीत दिशा से जा रही थी और दोनों की रफ्तार बहुत अधिक थी। इसी की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि पुलिस को जब जानकारी मिली तो तत्क्षण पुलिस वहां पहुंच गई और बचाव कार्य में जुट गई है। लेकिन जो ऑटो पर सवार लोग थे, उन्हें किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका है। कार सवार चालक जो था वो भी घायल बता जा रहा है। जी, कितने लोग सवार थे उस ऑटो में? जैसा बताया जा रहा है 6 लोग सवार थे। हालांकि 5 सबको निकाल लिया गया है, तो 5 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन एक 6ठे व्यक्ति की भी बात बताई जा रही है। पुलिस वहां मौजूद है और उसकी खोजबीन की जा रही है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है जो कितने लोग थे, लेकिन 5 की पुष्टि हो गई है। और राहत बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, प्रशासन वहां पर मौजूद है और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रयास किया जा रहा है कि जो भी और घायल हैं उन्हें, जैसे कार चालक था वो घायल था, उसको तत्क्षण अस्पताल भेजा गया है और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सड़क पर से मलबे हटाने में भी प्रशासन जुटी हुई है। जी ठीक है संतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है और उसके पहले दोनों ही गठबंधनों के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है। अब सबको 10 जुलाई की वोटिंग और 13 जुलाई को होने वाले मतगणना का इंतजार है। करीब 1 महीने से चल रहा रुपौली उपचुनाव के प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे थम गया। इसके पहले दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे जेडीयू के कलाधर मंडल के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने वोट मांगे। तो आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के पक्ष में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने प्रचार किया। अब दोनों गठबंधन के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। हमें 100% उम्मीद है कि जनता वहां पर जनता दल यू के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। क्षमा मांगता हूं, यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। रुपौली उपचुनाव की 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। रुपौली में कुल 3,13,645 वोटर हैं, जिनमें महिला वोटर की संख्या 1,51,295 है, यानी आधे से अधिक महिला वोटर हैं और महिलाओं में खूब उत्साह भी नजर आ रहा है। बीमा भारती 2020 में जेडीयू के टिकट पर रुपौली से विधायक बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट पर करारी हार मिली। अब वो एक बार फिर रुपौली में हो रहे उपचुनाव में किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन जेडीयू ने कलाधर मंडल को चुनावी मैदान में उतारकर उनकी राह को कठिन बना दिया है। अब ये 13 जुलाई को पता चलेगा कि रुपौली की जनता ने एक बार फिर बीमा भारती पर भरोसा जताया या फिर जेडीयू के कलाधर मंडल पर। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और दिल्ली से अमृतेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पूर्णिया के भवानीपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपौली विधानसभा चुनाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र की सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है, बिहार कब जीतेगा? बिहार में अपनी सरकार अगली बार बनाने का काम करेगा, भाजपा को यहाँ से दूर हम लोग करने का काम करेंगे। अब हो गया, और हम बता देते हैं, हमारे चाचा जी का तो गारंटी भाजपा के लोग भी नहीं ले सकते। ये जो केंद्र की सरकार जो बनी है, ये 5 साल चलने वाला नहीं है। ये आप लिख कर ले लीजिए, फिर से हम इंडिया की सरकार बनाएंगे। नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। लगातार हो रही बारिश ने बिहार को एक बार फिर से बाढ़ के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नदियों का बढ़ता जलस्तर कहीं लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है, तो कहीं नाव के सहारे जिंदगी तैरने लगी है। बाढ़ की आहट के बीच हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गंडक बैराज के ताजा हालात की अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और लगातार गंडक बैराज पर निरीक्षण कर रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर का सबसे ज्यादा असर गोपालगंज और चंपारण के इलाके में दिख रहा है। यही वजह है कि सीएम ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकिनगर से बहुत बड़ा लगाव है और जलस्तर में जो वृद्धि परसों हुई है उसी का मॉनिटरिंग करने आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगे जो भी सरकारी स्तर से जो होना है उसके लिए किया जाए। बिहार के लिए बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की हमेशा से ये कोशिश रही है कि नुकसान कम हो और लोगों को जरूरत पर मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूरी निर्देश दे दिए। अब अधिकारियों पर है कि वो कैसे इन निर्देशों को जमीन पर उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान देखा जा रहा है। बिहार सरकार किसी भी आपदा को लेकर के अलर्ट है। जल संसाधन विभाग ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। विभाग पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। सीएम के साथ हवाई सर्वे के बाद पटना पहुंचे जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में नदियों के हालात को बताया और मंत्री ने कहा कि इस बार बारिश काफी हुई, लेकिन उनका विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। के तटबंध पर और कोसी में भी काफी तेजी से पानी बढ़ा और कोसी में भी लगभग 4 लाख का 3,97,98,000 क्यूसेक का जलस्राव आ गया, जिसके कारण कोसी में भी बढ़ते जल स्तर से हमारे तटबंधों पर दबाव बढ़ा। लेकिन हमारे अधिकारी शुरू से ही वहां पर स्थल पर मौजूद थे, अपने तटबंध की लगातार निगरानी कर रहे थे और जो भी बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए आवश्यक सामग्री है वो हम लोगों ने समय रहते, जो भी अक्राम्य स्थल हैं जिसको हम लोग वल्नरेबल स्पॉट्स कहते हैं, वहां पे हम लोगों ने मतलब उसका स्टॉक जमा करके रखा है।
और इस बीच बगहा से एक राहत की बड़ी खबर है। बगहा में घट रहा है गंडक का जलस्तर और तेजी से जलस्तर कम हो रहा है। आपको बता दें कि 1.69 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज वाल्मीकि नगर बैराज का जलस्तर गिर रहा है। निचले इलाकों से भी पानी निकल रहा है। तो ये राहत की खबर है कि गंडक का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। बता दें आपको वाल्मीकि नगर बैराज का जलस्तर गिर रहा है। निचले इलाकों से भी पानी निकल रहा है। सुपौल में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सदर, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही और निर्मली प्रखंड में तटबंध इलाकों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिस वजह से लोग ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। इलाके के लगभग 3 दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ते ही फ्लड फाइटिंग से जुड़े हुए जो इंजीनियर्स हैं उनमें भी बेचैनी बढ़ गई है। कोसी बैराज पर पानी स्थिर हो गया है, जबकि बराह क्षेत्र में पानी घट रहा है। कोसी का आपको बता दें कि घट रहा जलस्तर जो है वो कटाव को बढ़ाता है, जिससे लोगों की आशियाने कोसी नदी में समा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि फिलहाल सरकार की ओर से कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। 4 नंबर में पानी की बहुत से कटा है, अभी 20-25 घर कट चुका है अभी तक। परेशानी हो रही है, लोगों का घर कट रहा है, पानी घट रहा है, बढ़ रहा है, इससे लोगों का घर कट रहा है। दूसरी बात है कि घर में आंगन में पानी घुस गया है, जिससे लोग का चूल्हा चौका सब बंद हो गया, खाना पीना सब बंद है। नौनिहाल सब जो भूखे अभी हैं, यहाँ तक स्त्रियाँ रोड पे खड़ी है। जिस लोगों का घर कट रहा है वो अपने अपने घर को नाव से, जहाँ तक सरकारी नाव की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है, लोग प्राइवेट नाव से अपने घर को यहाँ सड़क पे ला रहे हैं। किस तरह घर को बचा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि घर बचा नहीं पा रहे, उसका घर नदी में विलीन हो रहा है। आप देख सकते हैं इधर कटनिया 15-20 घर कट गए, लोग परेशान है काफी। घर द्वार उठा के उचका जगह पर ले जा रहा है। नदी ना कटिंग बोर्ड एने जना तना लोग क्या रहा है, परेशान है काफी आदमी। सुपौल में कोसी नदी के तेज बहाव से सुपौल जिला मुख्यालय से घूरन गांव को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। गांव के लोगों ने बताया है कि ये सड़क पिछली बारिश में भी क्षतिग्रस्त हुई थी। सड़क टूट जाने से लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। लोग नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द नाव की व्यवस्था करने और मदद पहुंचाने की मांग की है। आज सुबह ये जब रास्ता यहाँ कट गया और इस बीच में लगभग 10-12 पंचायत के लोगों का जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय या बाहरी दुनिया से कह लीजिए रास्ता बिल्कुल एकदम कट गया। कल तक पानी कम था और रात में पानी बढ़ने के कारण रोड पे इस पार जैसे हुआ, रोड हर साल यहाँ जो है कट जाती है। सरकार को यहाँ पुलिया की जरूरत है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी का झंडू टोला ओपी में एसएसबी जवान पानी में ड्यूटी करने को मजबूर हैं। गंडक नदी का पानी एसएसबी कैंप में भरा हुआ है, जिससे जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी इस हद तक भरा हुआ है कि कैंप में नाव चल रही है। झंडू टोला कैंप ग्राउंड 0 के हालात बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद कई इलाके प्रभावित जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कोई है तो भारत नेपाल सीमा का यह एसएसबी का कैंप वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के अंदर झंडू टोला बीओपी एसएसबी का। तब देख सकते हैं कि हालातों में भारत नेपाल सीमा पर एक तरफ से जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ गंडक नदी से जुड़ा हुआ है और दियरा के तमाम ऐसे इलाके हैं। इन इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी एसएसबी के इन जवानों के ऊपर है जो झंडू टोला में तैनात हैं। तो बहुत परेशानी है, कम से कम के में 5 फीट लमसम पानी है। उसमें परिस्थिति में एसएसबी लोग बहुत मेहनत करता है, ड्यूटी करता है अपना, और गांव वाला का भी सहयोग करता है एसएसबी लोग। 3 दिन से सुने हैं पानी। हाँ, 3 दिन से पानी मतलब आया हुआ है। 3 दिन से एसएसबी भी बहुत परेशान है, गांव का लोग भी परेशान है। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें काफी भयावह है और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह एसएसबी के जवान विषम परिस्थितियों में भी ड्यूटी बजा रहे हैं और एसएसबी के इन जवानों की कड़ी मेहनत और परेशानियों के बाद भी हम कम से कम सुरक्षित जरूर हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, झंडू टोला बीओपी, वाल्मीकि नगर। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन में 5 आईईडी बम बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। बता दें आपको मदनपुर में मकरवा के जंगल में ये बम मिले। नक्सलियों के निशाने पर जवान थे। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें आपको सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया। 5 आईईडी बम बरामद किया गया था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर बम को डिफ्यूज किया गया और
की धमाके की जो ये आवाज है वो सुनाई दे रही है इस वीडियो में। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने सिंगापुर से आई थी। रोहिणी ने सारण के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहने की बात कही थी। अब एनडीए के नेता एक सुर में आरोप लगा रहे हैं कि रोहिणी हार के बाद सारण को भूल गई हैं, जबकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य कहाँ है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल किया है बिहार के एनडीए नेताओं ने। एनडीए नेताओं ने एक सुर में आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य सारण के लोगों को भूल गई हैं। आप खुद नेताओं के बयान सुन लीजिए। 12 जून को उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, कहीं कि यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। आज महीना होने को है, कहीं कोई अता पता नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या उनके परिवार के लोगों की ये पुरानी फितरत है। पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। 5 साल में इन लोग को अपना क्षेत्र, अपनी जनता याद आती है। अब सारण वो 5 साल के बाद ही वो देखने आएंगे। रोहिणी आचार्य पर एनडीए नेताओं की ओर से किए गए वार पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया। महागठबंधन के नेताओं ने इसे रोहिणी आचार्य का निजी मामला बताते हुए एनडीए पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश का आरोप लगाया है। एनडीए के घटक दलों के पास बिहार की चिंता के अलावा सब काम है। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं। उससे ध्यान भटकाने के लिए रोहिणी आचार्य जी सारण नहीं आ रही हैं, उसको मुद्दा बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक रोहिणी आचार्य चर्चा में क्यों आ गईं और एनडीए के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रोहिणी सारण के लोगों को भूल गई है। तो इस बात को समझने के लिए रोहिणी आचार्य के 12 जून के उस बयान को सुन लीजिए, जो उन्होंने भारत से सिंगापुर जाते समय पटना एयरपोर्ट पर दिया था। जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने, उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। आपको बता दें कि पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर चर्चा में आई रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं। सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए रोहिणी सिंगापुर से इंडिया आई। हालांकि रोहिणी बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से लोकसभा का चुनाव हार गयी, लेकिन 12 जून को वापस सिंगापुर जाते समय ये कहकर गयी कि 10 से 15 दिन के अंदर वो वापस आएंगी और सारण के लोगों से मिलेंगी। अब जबकि 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो एनडीए के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा लगाने का बीड़ा उठाया है। उनका संदेश हम में, आप में से प्रत्येक से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील है। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क न्यूज़ 18 नेटवर्क इसी संदेश को आम जन तक पहुंचाने के लिए लेकर आया है एक बेहद खास मुहिम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वन ट्री। तो न्यूज़ 18 आपसे लगातार पर्यावरण बचाने को लेकर अपील कर रहा है। आप हमारी मुहिम से जरूर जुड़िए और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान करिए। www.news18features.com/project1tree पर आप जा सकते हैं और यहां से ज्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। भारत दुनिया के कई हिस्सों की तरह विनाशकारी जलवायु परिवर्तन का गवाह बनता जा रहा है। इसके लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करने की सख्त दरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा लगाने का संदेश दिया है। उनका संदेश हम में, आप में से प्रत्येक से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील है। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क
न्यूज 18 नेटवर्क इसी संदेश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लेकर आया है एक बेहद खास मुहिम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वन ट्री। तो प्यारा सा पेड़ आज से रुबिका लियाकत का साथी है। ये एक ऐसा मित्र है जो जीवन भर आपका साथ देगा। सरकार जो काम कर रही है उसके अलावा ये हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्बन उत्सर्जन पर नजर रखें। ये जरूरी है कि हमने इस दुनिया को जिस स्थिति में पाया है उससे बेहतर स्थिति में छोड़ें। इसके लिए प्रतिबद्धता और प्रयास की जरूरत है, क्योंकि आज के छोटे छोटे प्रयासों के जरिए ही हम भविष्य में बड़ी छलांग लगा पाएंगे। हम इस बेहद खास मुहिम की शुरुआत एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं और इस धरा को भी मदद की दरकार है। हमारी धरती माँ हमसे, आपसे सिर्फ एक पेड़ लगाने का आग्रह कर रही है। यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा भी लगा सके और उसका पालन पोषण कर सके, तो फिर जलवायु परिवर्तन के बेहद खराब दौर से गुजर रही इस धरती को नया जीवन दिया जा सकता है। न्यूज 18 की इस खास पहल की हर ओर सराहना हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेटवर्क 18 को, जिन्होंने कैंपेन चलाकर प्रोजेक्ट वन ट्री का जो कैंपेन चलाया है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रोजेक्ट वन ट्री के लिए एक कंटेंट हब भी लॉन्च कर रहे हैं। आप www.news18features.com/project1tree पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको इस पहल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ आप पेड़ों और लोगों से जुड़ी कई रोचक कहानियाँ भी देख सकते हैं। नेटवर्क 18 अगर वृक्षारोपण के संबंध में किसी अभियान की शुरुआत की है, जो प्रोजेक्ट वन ट्री कैंपेन है, तो ये न सिर्फ खुशी की बात है बल्कि सराहनीय है। प्रोजेक्ट वन ट्री के लॉन्च में सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरियाली के इन पंखों को पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। आइए मिलकर ये संकल्प लें कि हम सभी एक पेड़ लगाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अब समय आ गया है कि हम पेड़ों के बारे में सोचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आइए अब एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।